कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से कि बादशाह को एक ख्वाब आया। वो बड़ा मशहूर किस्सा है। तो उसने अपने दरबारियों से कहा, जो उस वक़्त के बड़े मशहूर लोग थे, उनको बुलाया अपने दरबार पे और सबको कहा कि अपने ख्वाबों की मतलब ये मुझे ख्वाब आया और ये उसकी ताबीर बताओ। तो वो किसी को मालूम ना हो सकी। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी बड़ी सहूलत के साथ उसकी जो है ना वो ताबीर कर दी और वो बाद में सच भी साबित हुई। इसी तरह बाइबल में भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और बिल्कुल सिमिलर वाक़या उनसे मंसूब किया जाता है। तो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से जो है वो सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो भी दावा करते हैं कि वो भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के शरीक-ए-कार हैं। यानी कि फ्रॉइड भी ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे। उन्होंने किताब भी लिखी इस हवाले से, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, हमने पिछली वीडियो में उसका ज़िक्र किया। अंग्रेज़ी में यूसुफ़ को जोसेफ़ कहते हैं। जोसेफ़ नाम की फ्रॉइड की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। जो सिगमंड फ्रॉइड है उनके 5 चचा थे। वो किसी का ज़िक्र नहीं किया, किसी के नाम का ज़िक्र नहीं किया उन्होंने किसी भी अपनी राइटिंग में, लेकिन जोसेफ़ का ज़िक्र किया, एक उनके चचा जोसेफ़ थे, उनका ज़िक्र किया। इसी तरह फ्रॉइड का एक बहुत अच्छा दोस्त था जोसेफ़ पेनेट। तो हमारे पेनेट सेल्स होते हैं बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो उसने डिस्कवर किए थे पेनेट ने, जोसेफ़ पेनेट ने, तो वो सिगमंड फ्रॉइड का एक दोस्त था। इसी तरह सिगमंड फ्रॉइड वियना में उन्होंने जब अपनी एजुकेशन हासिल की तो वो जिस गली में रहते थे उसका नाम भी कैसर जोसेफ था, तो वो उस गली में रहते रहे। इसके अलावा एक तारीख में एक बंदा गुजरा है, उसका नाम है जोसेफ पॉपल लैंडकेस। इसका नाम थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल है प्रोनाउंस करना, नीचे आप देख लीजिएगा। तो इस बंदे ने ये बंदा वैसे तो इंजीनियर था और प्राइवेट फ़र्म में जहाँ इसने काम किया वहाँ भी इसने इंजन्स के हवाले से काम किया। इसके अलावा उन दिनों में चूँकि जो है वो जहाज़ अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ था, तो लोग मैक जो फ़िज़िक्स के माहिरीन थे वो देख रहे थे कि परिंदे किस तरह जो है वो उड़ते हैं और हम किस तरह कोशिश कर सकते हैं कि हम भी उड़ सकें, इंसान भी उड़ सकें, तो इसकी दिलचस्पी वो भी थी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये था कि वो एक बहुत अच्छा शायर भी था और उसने बहुत ज़्यादा नज़में लिखी और इसके अलावा वो राइटर भी था। लेकिन कोई इतना ज़्यादा मशहूर नहीं था, उसके सिर्फ़ दोस्त थे, वही उसे जानते थे या वियना में जाना जाता था, बाहर उसे कोई नहीं जानता था। और उसने कुछ सोशल रिफ़ॉर्म्स भी दी। उसकी एक स्टोरी है ड्रीमिंग लाइक वेकिंग, यानी कि इस तरह ख्वाब देखना जैसे कि आप चल रहे हो, या सॉरी जैसे कि आप जाग रहे हो। जागती आँखों से ख्वाब देखना या इस तरह की ही कोई बात। उसका एक जो करैक्टर है, जो हीरो है उसका, उसको ख्वाब आते हैं जिसकी कुछ सेंस बन रही हो। हमें आमतौर पे ख्वाब आते हैं, ज़्यादातर ख्वाब आते हैं, कोई एक आध ख्वाब इस तरह का होता है जिसकी हमें सेंस बन जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो ख्वाब होते हैं वो नॉन सेंस होते हैं, उनकी कोई सेंस नहीं बनती, हमें समझ नहीं आती। जब हम दिन के जागते हैं और सोचते हैं उनके बारे ख्वाबों के बारे में। मैं अक्सर, मेरा जो रूममेट है गुलाम अब्बास, हम अक्सर बैठते हैं, वो भी साइकोलॉजी का ही स्टूडेंट है। तो हम अक्सर बैठते हैं तो हम अक्सर मतलब जब सुबह सबसे पहले काम हमारा यही होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो वो कहता है आज मैंने ये ख्वाब देखा जी, ये हुआ। लेकिन ये सेंस ही नहीं बन रही। और जो है मुझे भी कोई ख्वाब आता है तो हम ख्वाब अपने डिस्कस करते हैं, लेकिन उनकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो हम हँसते होते हैं अक्सर कि यार ये कोई ख्वाब है, ये देखो, ये क्या बात हुई। तो लेकिन वो जो उस कहानी का जो हीरो है उसको जो भी ख्वाब आते हैं उनकी उनकी सेंस बन रही होती है। मैं कोशिश करूँगा, वो बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस स्टोरी को किसी वीडियो में ना डिस्क्राइब करूँ। तो फ्राइड जो है ना वो स्टोरी से भी एक किस्म का मुतासिर था। उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में इसका भी ज़िक्र किया कि मैंने एक आइडिया लिया वहाँ से, जो कि टोटली वो जो बंदा था इंडिपेंडेंट था, उसने मुझसे नहीं कुछ सीखा, मैंने उससे नहीं कुछ सीखा, लेकिन ये मेरे वाला आइडिया वहाँ भी मौजूद है। फ्राइड ये कहता था कि जो हमारे ख्वाब, जो नॉनसेंस ख्वाब आते हैं, उसकी वजह ये है कि अनकॉन्शियस में जो हमारी मेमोरीज़ होती हैं वो बाहर आना चाहती हैं कॉन्शियसली। लेकिन ये कि जो ख्वाब हैं, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म्स हैं, वो उन ख्वाब को वेग बना देता है। वो नहीं चाहता कि हम जो हमारे अनकॉन्शियस में चीज़ें चल रही हैं, वो कॉन्शियस में आएँ। लिहाज़ा या फिर हम जब जागते हैं, तब तक हम ख्वाब आमतौर पे भूल भूल चुके होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर हिस्सा भूल भूल चुके होते हैं। कोई उनकी सेंस नहीं बन रही, कुछ हिस्सा याद है, कुछ भूल गया है, लिहाज़ा उनकी सेंस नहीं बन रही। और ये मज़े की बात है, अगर आपसे अभी भी पूछा जाएगा, आपको कोई अपनी ज़िंदगी का ख्वाब याद है, जो आपने मतलब एक तो खुली आँखों से ख्वाब देखना होता है, वो नहीं। वैसे कोई आपको अगर कोई ख्वाब याद है, जो आपने सोते हुए देखा है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को भी याद होगा। कोई एक आध ख्वाब शायद हो, और वो भी टोटल नॉनसेंस होगा। लेकिन ज़्यादातर ख्वाब भूल जाते हैं हमें। तो वो दिन के वक़्त जब हम जागते हैं, ख्वाब तकरीबन सभी देखते हैं, बल्कि देखते हैं।
लेकिन जब दिन के वक़्त हम ख्वाब भूल जाते हैं, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म, इसमें हम बात करेंगे, इस पे बड़ी डिटेल से काम जो है फ्रॉइड का मौजूद है, तो हम इस पे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो बेसिकली मैं ड्रीमिंग लाइक वेकिंग की बात कर रहा था कि उसके हीरो ने किस तरह, और फ्राइड ने वहाँ से जो है वो बताया है कि उसका भी असर है। असल में मेरा इरादा ये था कि मैं इस वीडियो में फ्राइड के काम पर बात करूँ, सारा हम उस पर आएँ, लेकिन मैंने ये समझा कि हमें चाहिए कि हम जो लोग फ्राइड की ज़िंदगी में थे, जो उसके टीचर्स थे, जो उसके दोस्त थे, जो जो जिस जो उसके कुलीग थे, जो उस पे मुतासर हुए, जिससे वो मुतासर हुआ, सॉरी, और जिससे उसकी जो थीरीज़ हैं नेक्स्ट जो उसने दी, जो उसका काम है वो मुतासर हुआ, उससे उसने आइडियाज़ लिए, तो हम उनका ज़िक्र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें समझ आएगी चीज़ों की। जब हम नेक्स्ट कोई हवाला पीछे से देंगे भी तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जोसेफ ब्रायर भी एक अब यूँ कहें कुलीग थे फ्राइड के, दोस्त थे, टीचर थे। ये फिज़िशियन थे, फिज़ियोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। एक केस था एना ओ का, बड़ा मशहूर केस है साइकियाट्री की हिस्ट्री में, एना ओ। तो वो केस, उसमें उस केस को भी हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प केस है। तो उसमें वो जो एक लड़की होती है, वो उसे जो है ना वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, सिंपल अगर बात कहा जाए तो उसकी सिम्पटम्स बड़ी अजीब-सी होती हैं। उसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसे बोला नहीं जाता, उसे बोलने में मसला होता है। उसे जो है वो उसके जो बाजू नहीं काम करते, कभी क्या मसला बन जाता है, कभी क्या मसला बन जाता है। लेकिन उसकी फिज़ियोलॉजिकल रीज़न्स नहीं होती पीछे, ठीक है? उसको डॉक्टर्स चेक करते हैं, वो कहते हैं जी कोई है ही नहीं इसके पीछे, तो उसे साइकोलॉजिकल उसके प्रॉब्लम होते हैं। तो जो ब्रायर था वो उसकी पेशेंट थी। इन्होंने आगे जाके एक बुक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया, इस सारे केस को डिस्क्राइब किया फ्राइड ने और जोसेफ ब्रायर ने, ठीक है? तो असल में उस केस को जो है वो एक एर्नेस्ट जॉन्स है जो कि फ्राइड की ऑफिशियल बायोग्राफी उसने लिखी है। वो ये बताता है कि जब ये जो फ्राइड है वो बड़े दिलचस्पी से उसका केस सुना करता था एना ओ का, ब्रायर से, कि भी अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा इस तरह हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो असल में वो केस था, उसमें जो ब्रायर ने मेथड अपनाया था वो था सिर्फ बातें करके। वो एना ओ से बातें करता था, उसके पास्ट के बारे में, उसकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, उसकी मेमोरीज़ के बारे में बातें करता था। तो उसका जो कैथारसिस एक तरह से हो जाता था। तो वो एना वो भी बड़ी वो मतलब उसे तंज़न कहती थी, या जो है ना वो लाइट मूड में कहती होती थी कि ये ना जो है ना वो टॉकिंग क्योर है, इनकी सिर्फ़ बातें करते हो और इलाज हो जाता है, और वो वाक़ई अच्छा भी फ़ील करती थी आफ्टर उसके सेशन के बाद। उसके बाद कैथार्टिक मेथड का नाम दिया ब्रायड ने इसे, और यही बुनियाद बना आगे जाके साइको एनालिसिस की, जो कि फ्रॉइड की कहने के उसने उसका कॉन्सेप्ट है, उसकी थ्योरी है। तो बेसिकली जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रायर से ही लिया गया। जो उसने कह लें कि फाउंडेशन उसने ही, बुनियाद जो है उसने ही वो पेश की। इसके अलावा जो है वो जो इनका इख्तलाफ बना वो इस बात पे से था कि जो हिस्टीरिया था, तो जो जोसेफ ब्रायर था वो कहता था कि इसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं, इसके पीछे माजी के कई वाक़यात हो सकते हैं, बहुत से इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो फ्राइड है वो बदज़िद था कि नहीं, इसके पीछे जो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट है वही मौजूद है। कुछ सीक्रेट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, आगे जाके शार्कोट का ज़िक्र करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी यही था। तो वो इसके पीछे जो है ना वो रोनुमा, जिसकी वजह से ये रोनुमा होता है हिस्टीरिया, अदरवाइज़ ये कोई और रीज़न्स नहीं हो सकती। तो ब्रायर का और इसका जो बेसिक इख्तलाफ था ये था, और इसकी वजह से इनकी आपस में जो है वो इनका जो है वो सफ़र जो है वो अलग-अलग हो गया। जो उस ज़माने में जो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है जहाँ सिगमंड फ्रॉइड ने एजुकेशन हासिल की, तो जब डॉक्टर आप बनते थे, तो आपको 3 साल के लिए फ़लसफ़ा भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब फ्रॉइड ने पढ़ना शुरू किया तो उनकी ये ट्रेडिशन तब तक ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, यूनिवर्सिटी थी, वहाँ फ़िलॉसफ़र मौजूद थे, तो जर्मन फ़िलॉसफ़र थे ब्रेंटैनो। ब्रेंटैनो जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, एक फ़िलॉसफ़र भी थे। इन्होंने फ्रॉइड ने जो है वो फ़लसफ़ा नहीं छोड़ा। उसने मतलब वो ट्रेडिशन तो ख़त्म थी, लेकिन फ्रॉइड ने फ़लसफ़ा भी पढ़ा। इसने अरस्तू की मंतिक इसके साथ पढ़ी थी। तो इनकी एक थियरी है फ़िज़िकल फिनोमेना ब्रेंटैनो की। तो कहा जाता है कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक साइकिक रियलिटी एक थ्योरी है इसकी, फ्रॉइड की। तो वो ये कहते हैं कि जो फ्रॉइड की ये जो थ्योरी है, साइकिक रियलिटी है, ये फिजिकल फिनोमिना जो कि थ्योरी है ब्रेंटैनो की, तो उससे मुतासिर है या उससे मतलब अखज़ की गई है। इसके अलावा जो फ्रॉइड अक्सर मतलब
ये कहता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेरे जो दिमाग को जिसने शेप दिया, मेरे आइडियाज़ को शेप दिया, वो एर्नेस्टो ब्रुची हैं। मैं नाम फिर शायद जो है वो मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो आप नीचे देख सकते हैं, नाम लिखा होगा। तो असल में ये इनके साथ फ्राइड ने 7 साल काम किया। 7 साल के दौरान इन्होंने जो स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का उसे देखा, न्यूरॉन सेल्स को देखा। इसके अलावा इन्होंने ब्रेन को देखा, ह्यूमन ब्रेन को देखा। इसका कंपैरिज़न किया दूसरे जो जानवर हैं उनके दिमाग के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो फ्राइड आप यूँ कहें कि जो मुतासर हुए वो जो है वो इन्हीं से हुए। इसके अलावा जो लास्ट कैरेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीन मार्टिन शार्कोट का। फ्राइड इनसे इतने मुतासर थे कि इन्होंने अपने पहले बेटे का नाम भी जीन मार्टिन रखा, मार्टिन फ्राइड के नाम से वो मशहूर हैं। तो इतने मुतासिर थे और मज़े की बात ये कि सिर्फ 4 माह फ्राइड ने इसके साथ गुजारे थे। असल में उस ज़माने में जो फ्रांस है, ये फ्रांस जो है वो ये ज़माना था 19th सेंचुरी के अवाखिर का। तो जो फ्रांस है वो वहाँ के जो हॉस्पिटल है, साइकेट्री का जो हॉस्पिटल है वो दुनिया में सबसे अच्छा समझा जाता था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उसे दर्जा हासिल था। तो वहाँ जो ये जीन मार्टिन शार्कोट हैं ये वहाँ थे। तो वहाँ इनका जो काम है, बेसिक काम है वो हिप्नोसिस पे है और जो है वो हिस्टीरिया पे है। इनकी कुछ फ्राइड ने सिर्फ 4 माह वहाँ गुज़ारे और काफ़ी कुछ सीखा और ये उसके जो हिप्नोसिस के मेथड से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था। तो ये था आज की वीडियो में। हमने देखा कि जो मुख्तलिफ प्रोफेसर्स थे या उसके दोस्त थे, कोलीग्स थे जो फ्राइड की ज़िंदगी पे, उसके आइडियाज़ पे जो है वो उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह ताला जो है वो फ्राइड के काम की तरफ आएँगे कि फ्राइड ने क्या काम किया, उसकी थीरीज़ क्या हैं, और फिर डिवाइड करेंगे, किस तरह उसको हम लेके चलेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया।